गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। हमने अभी तक 3 वीडियो इससे पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। अब चौथा वीडियो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग है हमारी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या होता है, यानी उसने ये कहा कि अगर विद्युत धारा हम किसी चीज़ में प्रवाहित करें तो उसमें क्या मतलब ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, या विद्युत ऊर्जा तुम्हारी ऊष्मीय ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है, ये इन चीज़ों के बारे में, या ख़ास तौर पर ये कहा है कि वे ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है तुम्हारी, ठीक है। ऊर्जा को हम क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, विद्युत धारा का। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ाने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी क्या कहा उसने, विद्युत धारा के प्रवाह से, यानी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक में, तो उसका ताप बढ़ता है, ठीक है। जब ताप बढ़ेगा तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो उस चालक का क्या होगा, ताप बढ़ेगा, ठीक। इसी घटना को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी तार में क्या होगा, ताप बढ़ गया तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। मान लो हमने क्या किया, धारा प्रवाहित करी बल्ब में, ठीक है। तो बल्ब की स्प्रिंग क्या होगी, जब बल्ब की स्प्रिंग जो चालक है उसमें धारा प्रवाहित हुई तो उसका ताप बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे रोशनी या प्रकाश उत्पन्न होता है हमारा, ठीक है। विद्युत हीटर में, ठीक है, गीज़र में भी इस्तेमाल होता है इसका, है ना। विद्युत स्त्रियाँ जिसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस बोलते हैं, आदि उपकरणों में कि कौन सा चीज़ इस्तेमाल होती है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उस चालक में तो उसका ताप बढ़ जाता है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो, यानी किसी चालक में अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उस चालक में जो ताप बढ़ता है, ठीक है, तो वही कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक। अच्छा, फिर नीचे लिखा हुआ है, इन उपकरणों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। वही बता रहे थे हम कि जो हम विद्युत धारा किसी उपकरणों में इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उस चालक का क्या होता है, ताप बढ़ता है। यानी किसी चालक में हमने या किसी उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो उससे क्या होगा, उसका ताप बढ़ेगा, ठीक है। जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए उसने नीचे लिखा हुआ है कि इन उपकरणों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा यानी जो हीट देती है, जैसे हीटर हो गया, गीज़र हो गया, या प्रकाश ऊर्जा जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, क्या कहलाते हैं, प्रकाश ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को हम किसी चालक या उपकरण में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा तुम्हारी किसमें परिवर्तित हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है, या तो ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट हमें देती है, या फिर प्रकाश ऊर्जा में यानी लाइट देती है। ऊष्मीय ऊर्जा में कौन से एग्जाम्पल हो गए, जैसे तुम्हारा प्रेस हो गया, है ना, गीज़र हो गया, हीटर हो गया, ये हो क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का एग्जाम्पल कौन सा है, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, या ट्यूबलाइट हो गई तुम्हारी। ये क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा तुम्हारी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होती है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना। यानी किसी चालक में हमने जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करी, यानी जितनी विद्युत ऊर्जा दी उसका मान कैसे निकालेंगे, उसको कैसे, उसकी गणना कैसे करेंगे। मान लो जैसे हमने बल्ब है, बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करी तो कितनी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करी उसकी गणना कैसे करेंगे, उसका वैल्यू उसकी, यानी उस ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में कितनी खर्च हो रही है विद्युत ऊर्जा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे या कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखो पढ़ते हैं हम लोग, यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, Q/T एम्पीयर। ये हमने पढ़ा था विद्युत धारा जब हम पढ़ रहे थे ना, कि I क्या होता था, अगर किसी चालक में t सेकंड में q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसकी विद्युत धारा क्या होती थी, I बराबर Q/T, ठीक। और I क्या है, विद्युत धारा है, इसका मात्रक क्या होता था, एम्पियर। अगर हम इससे Q का मान निकाल लें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT कूलम, क्योंकि Q क्या है, तुम्हारा आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसको हमने मान लिया समीकरण 1, ठीक। फिर आगे, यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट हो, ठीक।
यानी हमने विभवांतर में पढ़ा था कि यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश प्राप्त करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो उसके सरों पर विभवांतर कितना होता है V। तो हमने पढ़ा था V बराबर W/Q, तो इसी से W का मान लिख देंगे, यानी W बराबर कितना VQ जूल। ठीक है, W क्या है? कार है, कार का मतलब होता है जूल, कार को ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, समझे? कार जो है तुम्हारा वो ऊर्जा भी कहलाता है, तो यानी कार या ऊर्जा बराबर कितना? VQ जूल। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 1 से Q का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रख दिया हमने, तो क्या आ गया? W बराबर VIT आ गया। VAC रहा, Q क्या लिख दिया? IT लिख दिया, तो क्या आ गया? W बराबर VIT। ठीक, ये समीकरण 3 मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी चालक में, इससे पहले जो 3 समीकरण आई उसमें क्या पढ़ा था? किसी चालक में धारा कितनी I प्रवाहित हो रही थी, उसमें विभवांतर कितना था? V था। ठीक, मान लो उसमें प्रतिरोध क्या हो तुम्हारा? R हो, तो जब प्रतिरोध यानी धारा तो आई थी पहले से, विभवांतर भी V था और प्रतिरोध भी आ गया, तो फिर ओम का नियम लग जाएगा। ठीक, तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो देखो वही लिख दिया हमने, यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम अनुसार V बराबर IR। ठीक है, इससे हम I का मान भी निकाल सकते हैं, तो I बराबर कितना आ जाएगा? V/R, यानी हमें 2 मान आ गए, V बराबर IR, तो फार्मूला ही होता है, उससे हमने I का मान निकाल लिया, तो I बराबर कितना आ गया? V/R। अब पहले हम V का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जो पीछे आया था समीकरण तुम्हारा, W बराबर कितना? VIT। इसमें हम किसका मान रख दें? V का मान रख दें। तो देखो हमने रख दिया W बराबर VIT था, तो V क्या लिख दिया? IR लिख दिया, यानी V का मान लिख दिया, और IT पहले से था, तो कितना आ गया तुम्हारा? W बराबर I²RT आ गया। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा निकालने का एक फॉर्मूला ये भी आ गया हमारा। ठीक है, और हमने बताया था कोई भी ऊर्जा हो उसका मतलब क्या होता है? जूल, तो जूल में आएगा। अब मान लो इसी समीकरण 3 में हमने किसका मान रख दिया? V की जगह I का रख दिया, मान लो। ठीक है, अब यानी V का तो रख चुके, V का रखने पे ये फॉर्मूला आया समीकरण 4। अब हमने I का मान रखा समीकरण 3 में, दोबारा से समीकरण 3 में गए और उसमें अब इस बार किसका मान रखा? I का, यानी पहली बार हमने V का मान रखा था समीकरण 3 में। ठीक, तो समीकरण 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे? I का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो देखो समीकरण 3 क्या लिखा हमने? I का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो W बराबर VIT था, तो I की जगह हमने क्या लिख दिया? V/R लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया? W बराबर V²T/R। ये भी एक फॉर्मूला है तुम्हारा 5वां समीकरण। व्यय विद्युत ऊर्जा निकालने का ये भी एक क्या है? फॉर्मूला है। इन सभी फॉर्मूलों को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हमने? व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर, पहला क्या आया था? VQ, दूसरा VIT, तीसरा I²RT, चौथा V²T/R। इन चारों फार्मूलों में से किसी एक का, कोई भी एक इस्तेमाल करते हैं हम व्यय विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए। W क्या होता है? हमने बताया था कार्य को भी प्रदर्शित करते हैं W से, और विद्युत ऊर्जा भी, कोई भी ऊर्जा भी होती है उसको भी हम W लिखते हैं। ठीक है, कोई भी, यानी कार्य की ऊर्जा भी कहलाता है, यानी सीधी सीधी बात यह है कि कार्य को हम ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये व्यय विद्युत ऊर्जा निकालने के फॉर्मूले आ गए। जो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होती हैं उन चीज़ों का हम वैल्यू पुट करते हैं और हम व्यय विद्युत ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, इन चार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे तो W का मान निकल आएगा। W क्या है तुम्हारा? व्यय विद्युत ऊर्जा है, और ऊर्जा किस में निकल के आती है? जूल में। तो ये किस में ऊर्जा निकल के आएगी? किसी चालक में या किसी उपकरण में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है या कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, उसका मान इन फॉर्मूलों से निकल के आता है, जो कि जूल में आता है। ठीक है, तो अब नीचे हमने लिखा उपरोक्त सूत्रों से चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना की जा सकती है। ठीक, उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? किसी चालक में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है उसको निकालने के लिए हमने कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी गणना करेंगे, उसके निकालने के लिए हमने फार्मूले पढ़े थे, है ना। किसी चालक में या किसी उपकरण में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है उसको निकालने के लिए हमने इससे पहले फार्मूले पढ़े थे। ठीक, कैसे निकालते हैं वो W बराबर आया था तुम्हारा, 4 फार्मूले आए थे। ठीक, अब क्या लिखा है? चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। मान लो किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक, उसकी गणना कैसे करेंगे? कितनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक, फिर से सुनो देखो, यानी इससे पहले हमने किसी चालक में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है या व्यय हो रही है वो निकाला था। निकालने के हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि कैसे उसको निकालते हैं, कैसे उसकी गणना करते हैं। W बराबर 4 फॉर्मूले आए थे तुम्हारे, जूल में निकल के आई थी विद्युत ऊर्जा, है ना। अब पढ़ेंगे हम कि किसी चालक या उपकरण में
कितनी ऊष्मीय ऊर्जा या कितनी ऊष्मा उसमें उत्पन्न हो रही है, ठीक है, या कितनी ऊष्मीय ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है, उसकी गणना कैसे करेंगे, ठीक है, या उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूले इसमें अभी निकालेंगे, ठीक है। और ऊष्मीय ऊर्जा जो है या ऊष्मा है वो कैलोरी में निकल के आती है। किस में निकल के आती है? कैलोरी में। विद्युत ऊर्जा की जो व्यय विद्युत ऊर्जा थी वो किस में निकल के आई थी? तुम्हारा जूल में निकल के आई थी, है ना। जो W बराबर 4 फॉर्मूले आए थे उससे व्यय विद्युत ऊर्जा जो निकल रही थी वो किस में निकल के आ रही थी? तुम्हारी जूल में। लेकिन जो ऊष्मा है तुम्हारी, किसी चालक में कितनी ऊष्मा है उत्पन्न होगी, ये किस में निकल के आएगी? तुम्हारी कैलोरी में, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो कैलोरी में निकल के आएगी तुम्हारी व्यय ऊष्मा, ठीक है। यानी कि व्यय ऊष्मा समझ लो या उत्पन्न ऊष्मा कह लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितनी ऊष्मा उसमें किसी चालक में उत्पन्न हो रही है, इसकी गणना करना होगी। तो हम फॉर्मूले निकालेंगे अभी, उन फॉर्मूलों से निकल के आएगी, लेकिन किस में निकल के आएगी? तुम्हारी कैलोरी में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हमने, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर। तो ये लिखा है यदि चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक कार्य, रासायनिक ऊर्जा आदि में ना हो तो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यानी हमने किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित करी, ठीक है, तो उसकी क्या हो, अगर हमें व्यय विद्युत ऊर्जा तो तुम्हारी हमने धारा प्रवाहित करी, तो अगर उसका रूपांतरण तुम्हारा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में ना हो, देखो फिर से सुनो, किसी चालक में अगर हमने या किसी उपकरण में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, उस विद्युत धारा का रूपांतरण अगर यांत्रिक ऊर्जा में या मैकेनिकल एनर्जी जो कहलाती है या रासायनिक ऊर्जा में ना हो तो किस में होता है? फिर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। किस में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। चूंकि ऊष्मीय ऊर्जा की माप कैलोरी में की जाती है, हमने बताया ना ऊष्मीय ऊर्जा को किस में निकालते हैं? कैलोरी में। यानी ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, तो हम ऊष्मीय ऊर्जा को किस में निकालते हैं? कैलोरी में निकालते हैं, ठीक। 1 कैलोरी बराबर होता है तुम्हारा 4.18, या इसको हम लगभग में लिख देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 4.2 जूल। यानी 1 कैलोरी में 4.2 जूल ऊष्मा होती है, ठीक है। तो अगर हम 1 जूल इससे निकालेंगे तो 1 जूल बराबर कितना जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। उल्टा हो जाएगा, यानी अगर हम 1 जूल बराबर लिखेंगे तो कितना जाएगा? 1/4.2 कैलोरी, ठीक। तो हमारे जो W बराबर फॉर्मूले आए थे 4 VQ VIT, ठीक है, और I² RT, और क्या आया था एक तुम्हारा, एक आया था तुम्हारा V²T/R है ना, ऐसा आया था ना। तो इन W यानी इन फॉर्मूलों को अगर हम 4.2 से भाग कर दें तो तुम्हारा क्या बन जाएंगे? वो ही फॉर्मूले ऊष्मीय ऊर्जा के गणना के बन जाएंगे, यानी ऊष्मा निकालने के फॉर्मूले बन जाएंगे। यानी जो W बराबर 4 फॉर्मूले आए थे तुम्हारे समीकरण 6 में, उन फॉर्मूलों को हम 4.2 से डिवाइड कर दें तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? ऊष्मा निकालने के फॉर्मूले बन जाएंगे। क्योंकि जो तुम्हारा W बराबर 4 फॉर्मूले थे वो किसके थे? विद्युत ऊर्जा के थे। विद्युत ऊर्जा किसमें निकल के आती थी? जूल में। अगर हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी विद्युत ऊर्जा तुम्हारी? कैलोरी में। यानी जो W बराबर जूल में आ रहा था वो किसमें बदल जाएगा? तुम्हारा कैलोरी में बदल जाएगा। तो वही तुम्हारा ऊष्मीय ऊर्जा के या ऊष्मा के निकालने के फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो आगे समझा, तुम्हें करके दिखाते हैं तब क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा, समीकरण 6 जो W बराबर आया था ना तुम्हारा, समीकरण 6 सभी जो तुम्हारे फॉर्मूले एक साथ आए थे, तो लिखा है समीकरण 6 को 4.2 से भाग करने पर विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा किसमें हो जाएगी? तुम्हारी ऊष्मीय ऊर्जा में ज्ञात हो जाएगी। अर्थात ऊर्जा जूल से कैलोरी में परिवर्तित हो जाएगी। जो ऊर्जा जूल में निकल के आई थी वो विद्युत ऊर्जा कहला रही थी, वो किसमें बदल जाएगी अब तुम्हारी? कैलोरी में। तो वही तुम्हारी क्या कहलाने लगेगी? ऊष्मा कहलाने लगेगी। यानी वही विद्युत ऊर्जा जो जूल में निकल के आई थी 4.2 से भाग करने पर कैलोरी में बदल जाएगी, और यही ऊर्जा फिर ऊष्मा कहलाने लगेगी, ठीक है। तो वही किया, देखो हमने ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर किया W/4.2, यानी W के चारों फॉर्मूले तुम्हारे आ गए, VQ/4.2, VIT/4.2, I² RT/4.2 और V²RT/4.2 R, ठीक। ये 4.2 से भाग करने पर ये कैलोरी बदल गए। तो यही आ गया तुम्हारा ऊष्मा का मान निकालने का या ऊष्मा की गणना करने के यही 4 फॉर्मूले होते हैं। H बराबर VQ/4.2, VIT/4.2, I² RT/4.2, V²RT/4.2। अंतर कितना आया सिर्फ, यानी हमने भाग कर दिया 4.2 से, ठीक है, तो वही अंतर आया तुम्हारा। और ऊष्मीय ऊर्जा को या ऊष्मा को हम H से प्रदर्शित करते हैं, जबकि विद्युत ऊर्जा को W से करते हैं, है ना, ठीक। फिर नीचे लिखा हमने, उपर्युक्त सूत्रों से चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना की जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट पढ़ते हैं तापन के नियम या जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम, ठीक है।
तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा H बराबर एक फॉर्मूला आया था I स्क्वायर RT/4.2, है ना। तो देखो अब लिखते हैं, यदि R व T नियत हो, यानी R और T बदले ना, वैसे ही रहें, ठीक है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। इस फॉर्मूले को देखो जो बगल में लिखा हुआ है, चूंकि करके हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है H बराबर I स्क्वायर RT/4.2। उसने कहा RT बदलेंगे नहीं, ठीक है, नियत रहेंगे, और 4.2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, नियत है, वो तो बदलेगा ही नहीं। तो जो H है वो किस पे निर्भर करेगा, I स्क्वायर के, यानी H जो तुम्हारा है, जो ऊष्मा है, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, वही लिखा उन्होंने, यानी H समानुपाती I स्क्वायर आ गया। ये समानुपाती की साइन है, H समानुपाती क्या आ गया, I स्क्वायर आ गया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, इसी फॉर्मूले से देखते हैं, यदि I व T नियत हो, यानी इस बार उसने क्या कहा, I नहीं बदलेगा और T नहीं बदलेगा, है ना, और 4.2 तो बदलता ही नहीं है, तो ठीक है, तो H का मान किस पे निर्भर करेगा, R पर करेगा। ठीक, तो यह उसने कहा यदि I व T नियत हो तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती है। तो देखो क्या आ जाएगा, H समानुपाती R, क्योंकि I और T तो निश्चित हैं, बदलेंगे नहीं, और 4.2 वैसे निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट इसी फॉर्मूले से देखो निकालेंगे, यदि I और R निश्चित हो, इस बार क्या कहा उसने, I और R नियत हो, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है, यानी जो ऊष्मा होगी H वो किसके समानुपाती होगी, T के, ठीक है, क्योंकि I और R नहीं बदलेंगे, 4.2 बदलते ही नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा H समानुपाती T, यही तीनों नियम कहलाते हैं तापन के नियम, अतः उपरोक्त तीनों नियम तापन के नियम कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट पढ़ते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तापीय प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्मीय प्रभाव ही बोलते हैं, वैसे ऊष्मीय प्रभाव ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है हेडिंग, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, या इसी को बोलते हैं तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसने ये कहा कि कौन कौन से ऐसे उपकरण या डिवाइस हैं तुम्हारे जो कि जो विद्युत धारा है तुम्हारी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा में जो कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है तुम्हारी, ठीक है। तो कौन कौन से, उसने कहा कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस या तुम्हारे उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कौन सी, हीट एनर्जी में, ठीक, यानी कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो देखो लिखते हैं, बहुत से विद्युत उपकरण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, यानी बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा को किसमें, ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। ये सभी जूल के ऊष्मीय प्रभाव नियम या तापन के नियम पर आधारित हैं। ये सभी किस पे, जूल के ऊष्मीय प्रभाव नियम या तापन के नियम पर आधारित हैं, ठीक है। जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री या प्रेस बोलते हैं उसे, ओवन, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, गीज़र आदि, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिद्धांत, यानी किस नियम पर या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या लिखा, विद्युत बल्ब विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है, आधारित है ना। विद्युत बल्ब विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव नियम पर आधारित लिख लेना चाहिए, ठीक है, नियम और लिख लेना इसमें चाहो तो, ठीक है, यानी विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव नियम पर आधारित है या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है, दोनों चीज़ कह सकते हो तुम लोग, ठीक। अब उसके बाद संरचना या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कैसे बनता है ये, क्या क्या चीज़ों से मिला के बनाया जाता है, ठीक। तो पहले फिगर के गौर से देखो, देखो क्या है तुम्हारा, ऊपर से देखते हैं जस्ते के टाँके, ठीक है, या जैसे रांगा के टाँके बोलते हैं, जो ऊपर होते हैं, जहाँ पे पिन छुलती है तो करंट अंदर जाता है बल्ब के, ठीक है, वो टाँके, दो टाँके, ठीक है। पिन, दो पिन लगी होती हैं साइड में, जिनसे कि होल्डर में बल्ब सही से फंस जाए। कांच की छड़ होती है, बल्ब के अंदर एक कांच की छड़ होती है जिसके अंदर से दो मोटे कॉपर के वायर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तांबे के तार, ठीक है, वही तार क्या होते हैं, कांच की छड़ से आगे निकल के आते हैं, जो कि आगे तुम्हारे हैं, ठीक। कांच की छड़ के अंदर क्या होता है, तांबे के तार होते हैं दो, जो कि बाहर निकल के आए हुए। इस तांबे के तार में क्या लगी होती, तो लगा होता है तुम्हारा टंगस्टन का तंतु या स्प्रिंग लगी होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि तंतु क्या बोलते हैं, फिलामेंट लगा होता है, तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। टंगस्टन किस धातु की होती है, टंगस्टन धातु की एक फिलामेंट या तंतु लगी होती है। तंतु समझ रहे हो या फिलामेंट समझ रहे हो, स्प्रिंग जो लगी होती है बल्ब में, स्प्रिंग, ठीक है, वो किसकी, टंगस्टन धातु की लगी होती है, ठीक। और इनसे मिलकर ये बनता है, ठीक है। बल्ब में एक चीज़ और खासियत रखते हैं कि बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, निर्वात रखते हैं, यानी बल्ब से वायु निकाल देते हैं, वैक्यूम रखते हैं बल्ब के अंदर, ठीक है, वैक्यूम या निर्वात, या फिर कोई अक्रिय गैस भर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया या आर्गन हो गया। क्या कहा हमने, बल्ब के अंदर या तो निर्वात रखते हैं जहाँ पे वायु ना हो, यानी वो निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे वायु ना हो, निर्वात रखते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम।
तो बल्ब के अंदर निर्वात रखते हैं या उसके अंदर कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस मतलब समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक, तो देखो जो जो हमने बताया, देखो वही चीज़ें अब देखो उसमें लिखी हुई हैं। इसमें एक कांच का बल्ब होता है, ठीक है, लिखा है, देखो संरचना या कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं। इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु का एक तंतु या फिलामेंट होता है, जिसे स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, बल्ब में निर्वात रखते हैं या कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक, इसके ऊपर धातु की एक टोपी होती है। क्या होता है, बल्ब के ऊपर एक मेटल की कैप लगा देते हैं, ढक्कन ऊपर से, कि क्या हो, मतलब कि अगर कोई गैस भरी हो तो गैस बाहर ना निकले, या मतलब बाहर की वायु, अगर निर्वात वाला बल्ब हो जिसमें निर्वात होता है अंदर, तो बाहर से वायु अंदर ना घुस जाए, इसलिए एक कैप लगा देते हैं। ठीक है, धातु की। तो इसके ऊपर एक क्या होता है, धातु की एक टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर दो पिन होते हैं। दो पिन होते हैं जो किसके काम आते हैं, होल्डर में सही से हटाने के लिए, जो तो दिखाया आगे, जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसको देखो आगे पढ़ते हैं। अब आगे लिखते हैं, इसके अंदर कांच की छड़ होती है। ठीक है, हमने बताया था, तो मैं भी फिगर में बताया था कि कांच की छड़ थी उसके अंदर। ठीक है, या रॉड थी। ठीक, जिसके अंदर दो तांबे के मोटे तार होते हैं। ठीक है, उसके अंदर तांबे के दो मोटे तार होते हैं। ठीक, इन तारों के ऊपरी सिरे रांगा से झले होते हैं। ठीक है, जो तांबे के कांच के अंदर जो तांबे के दो तार होते हैं, तो क्या होता है, वो दोनों तारों के जो ऊपरी सिरे होते हैं, वो बल्ब के ऊपर क्या होता है, जो जस्ता होता है, जिसे रांगा बोलते हैं। ठीक है, रांगा या जस्ता होता है, उसमें क्या होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं या उसमें ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, रांगा देखो या जस्ता क्या काम आता है तुम्हारा, टाका लगाने का काम आता है। तुमने सुना नहीं होता कि कोई तार जो ज्वाइंट होता है वहाँ टूट जाता है तो लोग कहते हैं टाका लगवा लाओ। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट करने का काम आता है। ठीक है, जो रांगा या जस्ता होता है वो क्या आता है, दो तारों को ज्वाइंट करने का काम आता है, जैसे वेल्डिंग होती है ना, इस टाइप से ज्वाइंट करता है वो। ठीक है, तो ये जो तांबे के तार होते हैं तुम्हारे, दो मोटे मोटे जो कांच के अंदर, छड़ के अंदर होते हैं, वो बल्ब के ऊपर वाले सिरे में रांगे या जस्ते में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं या ज्वाइंट होते हैं। ठीक, और जो नीचे वाले तार होते हैं, तो आगे लिखा था, नीचे के सिरों के बीच टंगस्टन का बारीक तंतु या फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, जो तांबे के मोटे तार जो थे छड़ के अंदर या कांच की जो छड़ थी, तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो किससे, जो इस बल्ब के अंदर फिलामेंट या तंतु जो लगा होता है, जैसे स्प्रिंग बोलते हैं, उसमें ज्वाइंट होते हैं आगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी हम जो बल्ब में स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं, जिसे फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, फिलामेंट या हिंदी में तंतु। ठीक, तो जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वो टंगस्टन धातु की होती है। ठीक है, टंगस्टन धातु की किस लिए लेते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अगर हम मान लो टंगस्टन की जगह कोई और धातु ले लें, हम सोचेंगे जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है, तंतु जो, तो उसको बल्ब के अंदर क्या लगा हुआ, जो तंतु या फिलामेंट लगा हुआ है, उसको हम किसका, टंगस्टन के अलावा कोई और धातु ले लें मान लो। ठीक, तो क्या होगा, जैसी तुम्हारी ताप बढ़ेगा वो धातु क्या होगी, पिघल जाएगी। यानी टंगस्टन के अलावा हम अगर कोई धातु ले लें फिलामेंट यूज़ करने बनाने के लिए, तो क्या होगा, जैसी ताप बढ़ेगा तो फिलामेंट क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक है, जिससे बल्ब ख़राब हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं कि टंगस्टन में कितना भी ताप बढ़ जाए ये पिघलता नहीं है, क्योंकि बल्ब का ताप जो है मैक्सिमम 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो पाता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक, 2500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, और जबकि इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन धातु का, 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी वहाँ तक बल्ब पहुँच ही नहीं पाता है, इतना ताप बल्ब का हो ही नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए ये पिघलता नहीं है और बल्ब हमारा सही से जलता रहता है। इसीलिए कोई और धातु इस्तेमाल नहीं करते, कोई और धातु इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जैसी ताप बढ़ेगा वो पिघल जाएगी और बल्ब हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखो लिखा हुआ है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब के ऊपरी भाग को किसी अचालक पदार्थ जैसे लाख आदि से बंद कर दिया जाता है। बल्ब के ऊपर जो काला काला नहीं लगा होता है, जो बल्ब के अंदर कैप लगा होता है उसके ऊपर काला काला कलर का लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे टाके वो होते हैं तुम्हारे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट बिंदी रखी हुई होती हैं, 2 पॉइंट रखे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक अचालक या नॉन कंडक्टर या लगा होता है, जिसे लाख बोलते हैं, लाख से बंद कर देती हैं। ठीक है, लाख के इससे क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। लाख एक क्या है, अचालक है, यानी कि नॉन कंडक्टर है। ठीक,
जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, ताकि बाहर की वायु इसमें आगे लिखा है फिर उसमें, ताकि बाहर की वायु इसमें प्रवेश ना कर सके। इसलिए इसको लाख से बंद करते हैं, अच्छी तरीके से बंद कर देती हैं बिल्कुल, कि बाहर की जो वायु है वो बल्ब के अंदर ना जा सके। ठीक है, समझ में आया? या जो बल्ब के अंदर कोई अक्री गैस अगर भरी है तो वो बाहर ना निकल सके, उसको बिल्कुल अच्छी तरह, यानी जो कैप लगाते हैं हम किसी धातु का, उस कैप के ऊपर हम लाख से इतनी तरह से बंद कर देते हैं कि कोई भी वायु बल्ब के अंदर ना जा सके, कुछ भी बिल्कुल भी उसके अंदर ना जा सके, इसलिए इसे लाख से बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर है कार्यविधि या वर्किंग, कैसे काम करता है। ठीक है, देखो जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, यानी बल्ब को हमने होल्डर में लगा दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के तंतु में धारा बहने लगती है। तो जो तांबे के तार होते हैं तुम्हारा, वो कैसे ज्वाइंट होते थे, तो ऊपर जो बल्ब का ऊपर कैप होता था उसमें 2 पॉइंट लगे हुए थे, जस्ते के 2 पॉइंट, ठीक है, रांगे के, तो उनसे ज्वाइंट होते हैं तांबे के तार, उन तो धारा क्या होती है, उनसे होके तंतु में पहुँचती है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के तंतु में धारा बहने लगती है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो एक चीज़ और उसने कही कि जो तंतु या फिलामेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, ये बताया ना उसने कि जो तंतु या फिलामेंट होता है, तो लिखा है तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के तंतु में धारा बहने लगती है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण, यानी जो फिलामेंट था उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब तंतु का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, क्योंकि बहुत लंबा एक तार होता है, उसको हम मोड़ के स्प्रिंग बनाते हैं, लंबे तार को हमने मोड़ के स्प्रिंग बना लिया, तो क्या होगा, धारा तो उतनी तार से निकल के जाएगी, तो घूम क्या होगा, स्प्रिंग में चक्कर के गोल गोल सर्कल टाइप के चक्कर लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, धारा जो होगी, विद्युत धारा, वो उन सभी चक्करों से होकर आगे बढ़ेगी, है ना, तो उसको क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि तार तो बहुत लंबा था, हमने इसको मोड़ के छोटा बना लिया स्प्रिंग। ठीक है, लेकिन धारा तो ऐसी है नहीं कि उससे कूद के निकल जाएगी, वो तो पूरे राउंड जितने भी सर्कल बने होंगे स्प्रिंग में, सभी राउंडों से घूमते 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 आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, आसानी से यानी धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, धारा रुकेगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि जब से ये तुम्हारा ये जो स्प्रिंग टाइप का तार बन गया तो उसमें प्रतिरोध बढ़ गया। देखो सीधा तार होता है तो उसमें धारा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और जब हमने उसको मोड़ दिया, स्प्रिंग टाइप का बना दिया, तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हम जो स्प्रिंग टाइप का फिलामेंट बना दिया था तार, टंगस्टन के तार का, तो उससे उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे धारा को निकलने में आसानी से, यानी आसानी नहीं होगी, यानी धारा जल्दी से नहीं निकल पाएगी, धारा उसमें काफ़ी देर तक रहेगी उसके अंदर। ठीक है, यानी काफ़ी देर में निकल पाएगी उस तंतु से या उस फिलामेंट से, जिससे वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, जिससे वो हीट हो जाएगा। ठीक, यानी धारा उससे निकलने में टाइम लगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा था। ठीक है, तो धारा उसमें काफ़ी समय तक रहेगी, जिससे वो क्या होगा, गर्म होने लगेगा और हीट हो जाएगा, हीट होगा और क्या होगा, गर्म होने लगेगा, और इतना गर्म हो जाएगा कि वो चमकने लगेगा, यानी कि एक वाइट टाइप का या श्वेत प्रकाश देने लगेगा। ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है तुम्हारा, धारा प्रवाहित करने पर तंतु या फिलामेंट का ताप 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी ठीक है, जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका कितना, जो टंगस्टन का जो तार होता है तुम्हारा, ये स्प्रिंग जो होती है, उसका क्या होता है, उसका तो टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक, इतने अधिक ताप पर तंतु या फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाती है तथा बल्ब प्रकाश देने लगता है। यानी जब इतना अधिक ताप होता है तो जो तुम्हारा फिलामेंट है टंगस्टन का, वो क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है और चमकने लगता है, वाइट प्रकाश देने लगता है। ठीक है, इससे वो मतलब रोशनी होने लगती है। ठीक, देखो एक पॉइंट है जो इसमें बताना था, वो देखो क्या है कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बल्ब तुम्हारा क्या होता है, बल्ब में हमने कहा था कि बल्ब के अंदर निर्वात रखते हैं, यानी वायु निकाल देते हैं। ठीक है, या उसके अंदर कोई अक्रिय गैस भर देते हैं। ठीक, यानी 2 टाइप के बल्ब होते हैं, या तो बल्ब के अंदर क्या होगा, निर्वात होगा, कोई वायु नहीं होगी, या उसके अंदर कोई अक्रिय गैस भरी होगी। ठीक, तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखो जो निर्वात वाला बल्ब होता है, जिसके अंदर वायु नहीं होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वायु नहीं होती, निर्वात होता है, उस वाले बल्ब में एक कमी या दोष ये होता है, एक कमी होती है उसमें, या ये कह सकते हैं एक दोष होता है उसमें। ठीक है, क्या दोष होता है कि जब जो उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, फिलामेंट लगा होता है, वो गर्म होकर उसका तापमान 2100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्या होता है, जब तापमान उस स्प्रिंग का फिलामेंट का कितना हो जाता है, 2100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वो टंगस्टन की जो फिलामेंट है वो पिघल कर बल्ब की दीवारों पर
उसकी परत जम जाती है। यानी टंगस्टन की जो स्प्रिंग लगी हुई थी, फिलामेंट लगा हुआ था, जैसी तापमान 2100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो कुछ उसका भाग पिघल कर बल्ब की दीवारों पर जम जाता है, जिससे बल्ब की रोशनी धुंधली हो जाती है। ठीक। और अगर बल्ब के अंदर मान लो कि अक्री गैस कोई भरी हुई है, ठीक है, तो क्या होता है फिर फिर तापमान तुम्हारा चाहे 2100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, चाहे 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाए, चाहे कितना हो जाए, ठीक है, यानी जो बर्फ़ के अंदर फिलामेंट लगा हुआ है उसका तापमान कितना भी बढ़ जाए, फिर वो जो टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा हुआ है वो पिघलता नहीं है। ठीक। यानी हमने क्या कहा, फिर सुनो, अगर बल्ब के अंदर कोई अक्री गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भरी हुई है तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है उसका ताप कितना भी बढ़ जाए, चाहे 2100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, लेकिन वो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो पिघलता नहीं है और पिघल की दीवारों पर बल्ब की दीवारों पर नहीं जमता, जिससे बल्ब की रोशनी ख़राब नहीं होती है। ठीक। तो जो हमने ये कहा वही देखो पॉइंट नीचे नोट करके लिख दिया हमने। निर्वात वाले बल्ब में दोष ये है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर टंगस्टन वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जम जाता है। देखो वही लिखा है ना, जिससे बल्ब का प्रकाश मंद पड़ जाता है, यानी धुंधला हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बल्ब में कोई अक्री गैस जैसे नाइट्रोजन या आर्गन भर देते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये बल्ब का बारे में आपका हो गया। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हमने पहला पढ़ लिया था एप्लीकेशन जो पढ़ रहे थे हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के। ठीक है, उसमें पहला हमने विद्युत बल्ब पढ़ा था। अब पढ़ रहे विद्युत हीटर या विद्युत ऊष्मक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, ये दूसरा है कि इसका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उसमें पहला हमने विद्युत बल्ब पढ़ा था और दूसरा पढ़ रहे विद्युत हीटर। ठीक, जो कि तुम लोगों ने सबने देखा ही होगा। ठीक, तो ये भी किसके सिद्धांत पर आधारित है तुम्हारा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, तो देखो सिद्धांत में क्या लिखा हमने, पहले फिगर को देखो अच्छी तरह। ठीक है, देखो ये तुम्हारा चीनी मिट्टी के ऊपर प्लेट लगी होती है, हीटर में है ना, चीनी मिट्टी की होती है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसी मतलब खांचे बने होते हैं जिसकी स्प्रिंग हम फंसा देते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग को तापक तार या हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, तापक तार या हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, और वो स्प्रिंग क्या होती है, दो पिन के द्वारा या दो स्क्रू के द्वारा साइड में किससे, वायर से एक जुड़ी होती है, जहाँ से धारा प्रवाहित होती है ना। जैसे जो साइड में ये होल्डर लगा हुआ है तुम्हारा, क्या होता है, वो स्प्रिंग के दोनों स्क्रू, ठीक है, यानी दो पेच आके इसमें ज्वाइंट होते हैं और यहीं से धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक, तो देखो पहले सिद्धांत में क्या लिखा है, प्रिंसिपल, विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव नियम पर आधारित है। ठीक, ये तो सिद्धांत हो गया। संरचना कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन मतलब, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार होता है। नाइक्रोम धातु का क्या होता है तुम्हारा, नाइक्रोम क्या है तुम्हारी, धातु नहीं है बल्कि मिश्र धातु है। नाइक्रोम बहुत सी धातुओं से मिलकर बनी है, ये मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि तापमान बढ़ने पर ये धातु पिघले ना। अगर मान लो हमने कोई एक धातु इस्तेमाल कर ली इसमें, तो क्या होगा, जैसी हीट होगी मतलब हीटर ये क्या होगा, गर्म होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग पिघल के टूट जाएगी। इसलिए हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम क्या होता है, कई धातुओं का मिश्रण होता है, ये मिश्र धातु होती है और मिश्र धातु का गलनांक धातुओं से अधिक होता है। यानी हमने जैसे इसमें कोई धातु इस्तेमाल करी तो जैसे तापमान बढ़ेगा तो धातु पिघल जाएगी, तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिश्र धातु का। मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, ये जल्दी से पिघलती नहीं है। ठीक है, और सर्पिलाकार कैसी कहलाती है, जो सांप जैसी दिखने में लगती है ना। तो वही उसने लिखा कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार होता है, जो चीनी मिट्टी के प्लेट पर बने खांचों में रखा होता है, यानी उसमें फंसा होता है। ठीक है, जो ऊपर जो तुम्हारी ये सर्कल टाइप के बनी होते हैं चीनी मिट्टी में। ठीक है, जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, इस तापक तार या हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे तापक तार या हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी स्प्रिंग को। ठीक, तार के दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो पेचों से जुड़े होते हैं, है ना। हमने बताया था तार जो तो स्प्रिंग होती है उसके दोनों सिरे के प्लेट पर दो पेच लगे होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, तापक तार या जो हीटिंग एलिमेंट है, स्प्रिंग सीधी सीधी बात, ये कौन सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ही बोलते हैं तापक तार। ठीक है, तापक तार के सर्पिलाकार होने से तार की बहुत बड़ी लंबाई थोड़े से स्थान में आ जाती है। यानी तार तो बहुत लंबा होता है, लेकिन हम उसको स्प्रिंग बना लेते हैं मोड़ के, तो उसकी बहुत बड़ी लंबाई छोटी जगह पे आ जाती है। जब छोटी जगह पे बहुत बड़े तार की लंबाई आ जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसमें धारा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होगा, अधिक ज़्यादा समय लगेगा, यानी उसमें ज़्यादा देर तक उसके अंदर धारा रहेगी। ठीक है, जिससे वो गर्म होगा और चमकने लगेगा या हीट देने लगेगा। ठीक है, तो देखो आगे फिर पढ़ते हैं क्या लिखा था, तापक तार के सर्पिलाकार होने से तार की बहुत बड़ी लंबाई थोड़े से स्थान पर आ जाती है और काफ़ी ऊष्मा मिल जाती है। जिससे क्या होता है, काफ़ी ऊष्मा मिल जाती है। आगे देखो लिखते हैं।
अब देखो हीटर की जो विद्युत हीटर था उसकी वर्किंग या कार्यविधि में क्या लिखते हैं, जब संबंधक पेचों के द्वारा तापक तार या हीटिंग एलिमेंट में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जो जो दो स्क्रू लगे थे उसमें तुम्हारी चीनी की प्लेट में, उससे जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं स्प्रिंग में, ठीक है, तो क्या होता है, तो तार लाल तप्त हो जाता है, यानी तार यानी क्या हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है, ठीक है, तथा इससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, ठीक है। इस ऊष्मा का उपयोग खाना बनाने व जल को गर्म यानी पानी को गर्म करने और खाना बनाने में किया जाता है, ठीक। हीटर के तार का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी जो हीटर का स्प्रिंग होती है जब वो एकदम लाल होती है तो उसका ताप 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और इसीलिए हम नैक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। अगर नैक्रोम की जगह हम कोई और धातु इस्तेमाल, मतलब नैक्रोम मिश्र धातु है तुम्हारा, अगर नैक्रोम की जगह कोई धातु का इस्तेमाल कर लेंगे हम तो वो पिघल जाएगी। इतने ताप पर 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो क्या होगी, धातु पिघल जाएगी। इसलिए हम नैक्रोम मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। देखो नोट में हमने लिखा हुआ है नैक्रोम निकेल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन, निकेल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु है, ठीक है। इसलिए इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है। ये उच्च ताप तक गर्म करने पर ऑक्सीकृत नहीं होता, ठीक है, यानी नैक्रोम क्या होता है, अधिक ताप तक गर्म करने पर ऑक्सीकृत नहीं होता और ना ही पिघलता है, ठीक है, ना ही ऑक्सीडेशन होता है इसका, ना ही ये पिघलता है, ठीक है। तो ये हीटर के बारे में हमने पढ़ दिया, ओके। अब देखो इसमें पढ़ते हैं तीसरा, विद्युत स्त्री या प्रेस या इलेक्ट्रिक प्रेस बोलते हैं, जो घर में प्रेस होता है, ठीक है। तो ये भी किस पे आधारित है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव नियम पर आधारित है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इसके फिगर को देखते हैं पहले। देखो नैक्रोम की तार की कुंडली, ठीक है, कुंडली कहलाती है, हम तार को किसी चीज़ में अच्छी तरीके से लपेट दें, बहुत सारे तार को, तो जो बनता है वो कुंडली कहलाती है, ठीक है। जैसे हमने मान लो सॉफ्ट आयरन में लपेट दिया गया, किसी और चीज़ में लपेट दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो लपेटने के बाद जो बनता है वो एक कुंडली कहलाती है, ठीक, या कॉयल कहलाता है तुम्हारा, तो कॉयलिंग कहलाती है या कुंडली कहलाती है तुम्हारी, ठीक है। तो देखो होता क्या है, हमने नैक्रोम के तार को लपेट के कुंडली बना ली, ठीक है, किसी चीज़ में लपेट के। अब इसको हमने अभ्रक की चादर के अंदर लपेट दिया, यानी इस पूरी कुंडली को हमने क्या किया, अभ्रक की जो चादर थी उसके अंदर लपेट लिया। अब हमने अभ्रक के अंदर क्यों लपेटा, तो उसका एक ख़ास रीज़न है। क्या है ख़ास रीज़न, वो ये है कि अभ्रक की खासियत ये होती है कि इसमें से होके ऊष्मा तो आर पार निकल जाती है, समझे, यानी अभ्रक की खासियत ये होती है कि इसमें से होकर ऊष्मा तो आर पार निकल जाती है, लेकिन विद्युत धारा आर पार नहीं निकल पाती, ठीक है। ये कह सकते हैं कि अभ्रक जो है, अभ्रक इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो अभ्रक है वो अभ्रक जो है वो ऊष्मा का तो अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत धारा का अचालक है। क्या कहा था हमने, अभ्रक इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अभ्रक जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत धारा का अचालक है, ठीक है, या कुचालक भी बोलते हैं, अचालक या उसको क्या बोलते हैं, कुचालक है, ठीक है, यानी इससे विद्युत धारा आर पार नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो इस पूरी कुंडली को हमने अभ्रक की चादर में लपेट दिया, ठीक। क्यों लपेटा, क्योंकि जब हम इसको पूरी कुंडली को बर्फ़ के जो प्रेस है, प्रेस के उस बॉक्स के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये हर जगह आसपास टच होती है, ठीक है। तो अगर हमने आसपास टच हो रही है, मान लो हमने अभ्रक में नहीं लपेटा होता तो क्या होता कि जहाँ जहाँ टच रही होती, जहाँ जहाँ ये तुम्हारी कुंडली टच कर रही होती वहाँ पे क्या होता, करंट पहुँच जाता, और जैसे ही हम पकड़ते तो हमें करंट लग जाता है ना। तो अब हमने जब अभ्रक में लपेट के इसको उस बॉक्स के अंदर रख दिया, इसके अंदर मतलब जिसके अंदर जो प्रेस का बॉक्स होता है इसके अंदर रख के हमने कस दिया इसको स्क्रू से, ठीक है। तो अब ये कहीं भी टच करे आसपास, इसमें से क्या होगा, विद्युत धारा निकल के बाहर नहीं जा पाएगी इसकी, यानी जो कुंडली थी तुम्हारी नैक्रोम की उस वो किस में लपटी थी, अभ्रक में, तो उस अभ्रक के से निकल कर जो विद्युत धारा है तुम्हारे वो प्रेस के आसपास की बाउंड्री जो बॉडी होगी, ठीक है, जो बॉक्स बना होगा तुम्हारा प्रेस का, उसमें कहीं भी टच कर रहा होगा लेकिन उसमें विद्युत धारा नहीं पहुँचेगी, यानी करंट उसमें नहीं पहुँचेगा, ठीक है। हाँ ऊष्मा पहुँच जाएगी क्योंकि अभ्रक से होगी ऊष्मा निकल जाती है, ठीक है। तो ऊष्मा उसमें पहुँच जाएगी तो प्रेस गर्म तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, प्रेस गर्म हो जाएगा लेकिन हमको करंट नहीं लगेगा, यानी उसमें विद्युत धारा नहीं पहुँचेगी तो लोगों को करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा अपन को, है ना। तो देखो
विद्युत प्रेस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव नियम पर आधारित उपकरण है, बता ही दिया हमने। इसमें नाइक्रोम तार का कुंडली के रूप में माइका या माइका को क्या बोलते हैं, अभ्रक भी बोलते हैं, इंग्लिश में माइका बोलते हैं, ठीक है। माइका अथवा अभ्रक की चादर पर लपेटकर 2 माइका की पन्नियों के बीच रखा जाता है, यानी 2 अभ्रक या माइका की पन्नियों के बीच में इसको रखते हैं, नाइक्रोम की कुंडली को, ठीक है। इस ऊष्मक को एक आवरण में बंद कर दिया जाता है। ऊष्मक मतलब जो नाइक्रोम का जो तार है तुम्हारा, ठीक है, कुंडली, इसको किसमें एक मतलब ऐसे बॉक्स टाइप में बंद कर देते हैं, जो प्रेस कहलाता है तुम्हारा, ठीक है, उस बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, ढक देते हैं, यानी आवरण में बंद कर दिया जाता है। इस ऊष्मक को एक आवरण में बंद कर दिया जाता है। इसको पकड़ने के लिए किसी कुचालक पदार्थ जैसे बैकेलाइट का हैंडल लगा दिया जाता है। इसको पकड़ने के लिए ऊपर जो हैंडल लगा होता है प्रेस किसका, किसी चालक पदार्थ का, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है ना उसमें प्रवाहित होती है, उसको हम लगा देते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है, जैसे बैकेलाइट आदि है, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम जो प्रेस या आयरन है उसकी कार्यविधि या वर्किंग पढ़ते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब ऊष्मक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ऊष्मक तार मतलब नाइक्रोम की कुंडली होती है, ठीक है, तो तार रक्त तप्त होकर प्रेस के आधार को गर्म कर देता है, ठीक है। यानी जो तार था तुम्हारा नाइक्रोम का, वो गर्म होकर लाल हो जाता है और प्रेस का जो नीचे का हिस्सा बेस है, यानी प्रेस वाला नीचे का हिस्सा जो होता है आधार, उसको गर्म कर देता है, ठीक है। आगे लिखा है, तापक तार एस्बेस्टोस से ढका होता है, यानी जो नाइक्रोम का जो कुंडली थी वो किससे, एस्बेस्टोस से ढकी होती है, ठीक है। इससे हमने देखो, इससे पहले पढ़ा भी था हमने कि जो नाइक्रोम की कुंडली थी वो किसके 2 पन्नियों के बीच में, कौन सी पन्नी, अभ्रक की 2 पन्नियों के बीच में ढकी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या एस्बेस्टोस चढ़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो नाइक्रोम की कुंडली थी, जो तापक तार कहलाता है, वो पहले तो 2 पन्नियों के बीच में रखा गया था और उसके ऊपर हमने अभ्रक चढ़ा दिया था, अभ्रक भी लपेट दिया, अभ्रक में भी लपेट दिया था उसको, ठीक है। उसमें लिखा है तापक तार एस्बेस्टोस से ढका होता है, ठीक है, तथा इसके ऊपर वायु होती है और इसके ऊपर खाली जगह होती है, वहाँ पे वायु होती है अपने आप, ठीक है। चूँकि एस्बेस्टोस तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी एस्बेस्टोस जो होता है और क्या, वायु, ये दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इससे होकर ऊष्मा नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो जब इनसे होकर ऊष्मा नहीं पहुँच पाती है तो इसीलिए क्या होता है, प्रेस के ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होता। देखो फिर आगे पढ़ते हैं और समझाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। हाँ, आगे लिखा है, चूँकि एस्बेस्टोस तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं अतः इसमें से उत्पन्न ऊष्मा ऊपर को नहीं जा पाती है। देखो लिखा है, चूँकि एस्बेस्टोस तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं अतः इसमें से उत्पन्न ऊष्मा ऊपर को नहीं जा पाती है, ठीक है। समस्त ऊष्मा अभ्रक में से होकर प्रेस या स्त्री के तली में आ जाती है या तली में चली जाती है। देखो पूरा हुआ क्या है इसमें कि हमने नाइक्रोम की कुंडली ली थी, है ना, ठीक, और उसको हमने अभ्रक की पन्नियों में लपेट दिया था, ठीक है। अब उसको हमने किससे, एस्बेस्टोस से ढक दिया था, लेकिन एस्बेस्टोस से ढकने में एक शर्त होती है कि ऊपर का हिस्सा ढकते हैं, प्रेस के जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी उस कुंडली को, नाइक्रोम की कुंडली को ऊपर से ढक देते हैं, नीचे खुला रहता है, ठीक है, नीचे से एस्बेस्टोस को नहीं रखते हैं। नीचे सिर्फ क्या रहता है तुम्हारा, अभ्रक की पन्नी ही रहती है, लेकिन ऊपर से हम क्या करते हैं, एस्बेस्टोस से भी ढक देते हैं, ठीक है, और साथ में ऊपर जगह भी छोड़ देते हैं जिससे वायु बनी रहे वहाँ, ठीक। तो एस्बेस्टोस और वायु दोनों क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिससे प्रेस जो वायर जब वो गर्म होता है, नाइक्रोम का कुंडली जब गर्म होती है तो जो ऊष्मा उसमें बनती है, जो ऊष्मा उससे निकलती है, वो ऊपर ना आ पाए, ऊपर की तरफ ना, प्रेस के ऊपरी हिस्से में ना आ पाए, क्योंकि अभ्रक क्या होता है, ऊष्मा को आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है, यानी ऊपर नहीं निकलने देता है, क्योंकि अभ्रक ऊष्मा क्या होता है, कुचालक होता है, और वायु भी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ऊष्मा को ऊपर नहीं आने देती हैं, जिससे प्रेस का ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होता है, बल्कि नीचे का हिस्सा ही, यानी बेस, प्रेस का यानी नीचे का हिस्सा, बेस या जिसे बोलते हैं आधार, प्रेस के नीचे का हिस्सा ही सब गर्म होता है, ठीक है। क्योंकि अभ्रक से क्या होता है, ऊष्मा निकल जाती है तो नीचे का हिस्सा गर्म हो जाता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, अभ्रक से ऊष्मा निकली है लेकिन ऊपर क्या होता है, एस्बेस्टोस चढ़ा होता है और साथ में वायु होती है, तो वो ऊष्मा ऊपर, यानी ऊपर वाली परत में प्रेस के नहीं आ पाती है, जिससे प्रेस ऊपर की तरफ ज़्यादा गर्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत गर्म हो जाए बात अलग है, लेकिन नीचे का हिस्सा प्रेस का बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, समस्त ऊष्मा अभ्रक में से होकर प्रेस या स्त्री की तली में आ जाती है, चली जाती है और पूरी तली एक समान रूप से गर्म हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में विद्युत प्रेस को कपड़ों पर रखने पर
कपड़ों की प्रेस हो जाती है। यानी उसने कहा कि जो समस्त ऊष्मा थी वह वर्क में से होकर कहाँ चली जाती है, प्रेस की तली में चली जाती है, और पूरी तली एक समान यानी एक जैसी गर्म हो जाती है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। इस स्थिति में विद्युत प्रेस को कपड़ों में रखने पर कपड़ों की प्रेस हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको कपड़ों पर रखने से कपड़ों में प्रेस हो जाती है। ठीक। देखो एक नोट लिखा हुआ है, अभ्रक विद्युत का अचालक है। यानी अभ्रक क्या है, विद्युत का अचालक या कुचालक जिसे बोलते हैं। ठीक है। परंतु ऊष्मा का चालक है, अर्थात इसमें से होकर ऊष्मा चली जाती है। ये हमने बताया था तुम्हें। ठीक। तो यह हमने इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में या प्रेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब देखो चौथा पढ़ते हैं, फ्यूज़। नंबर डालना भूल गए हम, चौथा नंबर है ये। ठीक है। यानी पहला पढ़ा था बल्ब, विद्युत बल्ब हमने, दूसरा पढ़ा था क्या, विद्युत हीटर, और तीसरा विद्युत प्रेस। ठीक, या आयरन। अब चौथा क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूज़। ठीक। जैसे को इस फ्यूज़ को बोलते हैं सुरक्षा युक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज़ को फ्यूज़ी। यानी सुरक्षा युक्ति मतलब क्या, अ सेफ्टी डिवाइस, जिससे मतलब सुरक्षा की जा सके। ठीक है, किसी डिवाइस की या किसी उपकरण की। ठीक है। तो देखो फ्यूज़ होता क्या है, इसको फिगर के पहले देखते हैं अपन लोग। ठीक है। तो देखो क्या होता है तुम्हारा, फ्यूज़ का ये सॉकेट होता है। ठीक है ना, और ये तुम्हारे ऊपर से प्लग होता है। ठीक है। और इसमें इस जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो प्लग तुम्हारा है फ्यूज़ का, इसमें पतला तार बंधा होता है जो फ्यूज़ तार कहलाता है। ठीक है। और ये जो दोनों टर्मिनल हैं तुम्हारे, ठीक है, ये उसमें जाके प्लग में सॉकेट में फंस जाते हैं। ठीक है। यानी फ्यूज़ सॉकेट है, उसमें ऊपर जो है, जो साइड में राइट हैंड में रखा हुआ है, ये क्या है, प्लग है तुम्हारा। ठीक है। इसमें एक पतला तार बंधा होता है जो फ्यूज़ तार कहलाता है। ठीक है। इसको जब हम इसमें लगा देते हैं तो धारा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है। ठीक है। और जब जो लोड ज़्यादा पड़ता है तो ये जो फ्यूज़ का तार है वो जल के टूट जाता है। ठीक है। और अगर मान लो नहीं टूटा है, अगर फ्यूज़ ना लगाएं तो क्या होगा, फ्यूज़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जब कभी लोड पड़ेगा, ठीक है, या कभी पावर ज़्यादा मान लो आ गया, ठीक है, या लोड ज़्यादा पड़ गया, तो मशीन हमारी ख़राब होने का डर रहेगा, उपकरण ख़राब होने का डर रहेगा, या पूरी घर की केबल जलने का डर रहेगा, ख़राब होने का डर रहेगा। ठीक है। तो फ्यूज़ लगने से क्या फ़ायदा होता है, जब लोड ज़्यादा पड़ता है, घरों में कोई जब मशीनें बहुत ज़्यादा चल रही हों, ठीक है, या लाइट ज़्यादा आ गई हो, तो क्या ख़ास तौर पर जब लोड ज़्यादा पड़ता है, यानी घर में बहुत चीज़ें चल रही हों एक साथ, मान लो कि मशीन चल रही हो, तुम्हारा गीज़र चल रहा हो, फ्रिज चल रहा हो, हीटर चल रहा हो। ठीक है। तो जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो तार में जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, तो फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ का तार जब पिघल जाता है। ठीक है। जिससे हमें पता चल जाता है कि घर में लोड ज़्यादा है, तो हम कुछ चीज़ें फिर बंद कर देते हैं और फिर कुछ चीज़ें जलाते हैं। ठीक है। और अगर मान लो ये फ्यूज़ ना लगा होता तो क्या होता, जब लोड पड़ता तो पूरे का पूरा तार क्या होता, या तो उसमें आग लग जाती, या पूरा तार क्या हो जाता, घरों में जितनी भी फिटिंग है घर की पूरी वायर की, या तो सभी में आग लग जाती, या उसमें क्या हो जाता, तार शॉर्ट हो जाता। ठीक है। तो उससे इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि कोई मशीन ख़राब हो जाए, मान लो मशीनरी घर में कोई लगी है, जैसे कूलर, फ्रिज, पंखा, ठीक है, या हीटर, गीज़र, जेट पंप या समरसेबल, ठीक है, ये कोई ख़राब हो जाए, या इनमें लोड ज़्यादा हो, सब चीज़ एक साथ चला दी गई हों, ठीक है, तो पूरे घर की वायरिंग ख़राब ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज़ क्या होता है, जैसे ही लोड पड़ता है ये फ्यूज़ वाला तार जल जाता है। ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि घर में लोड ज़्यादा है, तो हम लोड को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है। और फिर तार को बांध के दोबारा से फ्यूज़ लगा देते हैं, तो दोबारा से घर में पूरी सप्लाई लाइट होने लगती है और बड़ा नुकसान बच जाता है हमारा। ठीक है। तो देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो लिखा है, जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और उसने देखो कही कि जब कभी क्या होता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, तो जो घर में वायरिंग होती है उसमें जो रबड़ चढ़ी होती है वो पिघल जाती है दोनों तारों की, और आपस में दोनों तार क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग भी लग जाती है। ठीक है। या मशीन फूक जाती हैं, जो घर में कोई भी मशीन मतलब कोई भी तुम्हारे घर में चीज़ें लगी हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, जेट पंप, कुछ भी चीज़ें लगी होती हैं, क्या होती है, फूक जाती हैं। ठीक है। तो वही लिखा है, जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं, अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ चालू कर दिए जाए, देखो वही लिखा हुआ है, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम गिर जाता है। ठीक है। जब क्या होता है, इससे जो तुम्हारा सर्किट है उसका प्रतिरोध एकदम गिर जाता है। ठीक है।
तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है, जिससे धारा उसमें बहुत ज़्यादा बहने लगती है। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा क्या होगी, ज़्यादा बहने लगेगी। ठीक है, इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। जिससे क्या होता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जो घर में वायरिंग है हो रही है, जो फिटिंग है तुम्हारे घर में, उसमें आग लग सकती है। ठीक है, यानी ये तो क्वेश्चन कहा है कि इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे परिपथ के तारों में आग लग सकती है। ठीक है, कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है। हमने बताया भी था कि मान लो कोई चीज़ कभी ख़राब भी हो गई तो उससे भी क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा धारा ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, जिससे उपकरण जल सकता है, जिससे उपकरण क्या हो जाता है, जल सकता है। ठीक, इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथ की वायरिंग में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। इनसे सबसे बचने के लिए ही हम फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, और फ्यूज़ हमेशा जो है फेस वाले तार में लगाया जाता है, जो लाइव वायर होता है। कहते नहीं कि दो तार होते हैं, न्यूट्रल वायर होता है, एक फेस वाला तार होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर में नहीं लगाया जाता, किसमें लगाया जाता, फेस वाले तार को क्या बोलते हैं, लाइव वायर भी बोलते हैं। फेस वाले तार को लाइव वायर बोलते हैं, फेस वाला वायर बोलते हैं, या गर्म तार भी बोलते हैं उसी को। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, फेस वायर। ठीक है, फेज बोलते हैं, मगर फेज वायर या लाइव वायर या गर्म तार। ठीक है, और फ्यूज़ हमेशा इसी में लगाया जाता है, किसमें, फेज वायर में, या इसी को लाइव वायर बोलते हैं, या इसी को गर्म तार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे पर देखो, पढ़ते हैं। आगे लिखा है फ्यूज़ तार, जो फ्यूज़ का तार होता है तुम्हारा, ये तांबे, टिन व सीसी की मिश्र धातु, या तांबे, टिन व शीशे, ठीक है, शीशा भी धातु है, शीशे की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है, छोटा सा तार होता है। ठीक है, जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खिंचा रहता है। ठीक है, जो चीनी मिट्टी के तुम्हारा सॉकेट बना होता है इसका फ्यूज़ का, उसके दोनों सिरों से जुड़ा होता है। ठीक, इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत कम होता है। इसका गलनांक जो होता है तांबे से तो कम होता है। ठीक है, इसे परिपथ में मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। मुख्य लाइन मतलब कौन सा, फेज वाला तार या लाइव वायर या गर्म तार, उसमें हम क्या है, वो श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना कि फ्यूज़ किस में लगाते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और फेज़ वाले तार में लगाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इसको फेज़ तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, किस में जोड़ा जाता है, फेज़ तार में। ठीक, उसने देखो एक पॉइंट क्या कहा था, इसे परिपथ में मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। यानी जो घर में जो हमारी मेन लाइन आई होती है मीटर के पास, ठीक है, जो लाइट के खंभे से आती है वहाँ पर लगाते हैं इसको मेन लाइन पे। और किस तार में लगाते हैं, फेज़ वाले तार में लगाते हैं। और किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, आगे लिखा है प्रत्येक फ्यूज़ तार में एक अधिकतम धारा वहन करने की क्षमता होती है। देखो फ्यूज़ जो होते हैं तुम्हारे, कोई छोटा फ्यूज़ होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है, छोटा फ्यूज़ होगा तो उसमें धारा सहने की कम क्षमता होगी, बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा क्षमता होगी। ठीक है, तो ये उसने लिखा है प्रत्येक फ्यूज़ तार में एक अधिकतम धारा दहन करने की क्षमता होती है। इस अधिकतम धारा को फ्यूज़ रेटिंग कहते हैं। यानी जो फ्यूज़ का तार होता है उसमें क्या होता है, क्या होती है, धारा सहने की अलग अलग क्षमता होती है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। मान लो कि कोई बड़ा फ्यूज़ लगा हुआ है तो उसमें मोटा तार होगा, तो उसमें ज़्यादा क्षमता का फ्यूज़ तार लगा होगा। छोटा सा कोई फ्यूज़ होगा तो उसमें कम क्षमता का फ्यूज़ वायर लगा होगा। ठीक है, तो वही उसने कहा कि प्रत्येक फ्यूज़ तार में अधिकतम धारा वहन करने की क्षमता होती है। इस अधिकतम धारा को फ्यूज़ रेटिंग कहते हैं। यानी इस अधिकतम धारा को क्या बोलते हैं, फ्यूज़ रेटिंग। यानी फ्यूज़ रेटिंग वो रेटिंग जो कि हर फ्यूज़ तार में होती है कि ये अधिकतम कितना लोड ले सकता है। ठीक है, तो वो कहलाती है उसकी फ्यूज़ रेटिंग। उससे ज़्यादा अगर लोड हो गया तो वो जल जाता है। ठीक है, आगे लिखा है जब परिपथ में धारा फ्यूज़ रेटिंग के मान से अधिक हो जाती है। यानी कभी कभी धारा क्या होती है, जो फ्यूज़ तार है, जो तुम्हारा फ्यूज़ का तार है, ठीक है, फ्यूज़ जो है उसका जो तार है, उससे जब उसका जो यानी जितनी उसमें क्षमता होती है धारा पर सहने की, उससे अधिक मान लो धारा का मान बढ़ गया। वही तो उसने कहा जब परिपथ में धारा फ्यूज़ रेटिंग के मान से अधिक हो जाती है। फ्यूज़ रेटिंग वही कहलाता है, यानी कि वो क्षमता जिससे जो हर तार में होती है कितना धारा सहने की। ठीक है, उसने देखो बताया था स्टार्टिंग में। फिर से देखो ऐसे यहाँ से जो पढ़ रहे हैं दोबारा से, इसे परिपथ में मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, इसको फेज़ तार या लाइव वायर में जोड़ते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था तुम्हें। प्रत्येक फ्यूज़ तार में अधिकतम धारा सहने की क्षमता होती है। यानी प्रत्येक जो फ्यूज़ तार होता है उसमें अधिकतम धारा वहन करने की क्षमता होती है। इस अधिकतम धारा को फ्यूज़ रेटिंग कहते हैं। यानी जो उसकी अधिकतम धारा सहने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़ रेटिंग बोलते हैं।
आगे लिखा है जब परिपथ में धारा फ्यूज रेटिंग के मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार अत्यधिक गर्म होने के कारण तुरंत जल जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, धारा का मान उस फ्यूज़ वाली जो तार की सहने की क्षमता है, जो उसकी जो क्या है फ्यूज़ रेटिंग है, उससे अधिक हो गया तो तार क्या होता है, फ्यूज़ का जल जाता है, फ्यूज़ वाला तार जल जाता है। ठीक है, गर्म होकर जल जाता है। तथा परिपथ का संबंध मेन लाइन से टूट जाता है, जिससे क्या होता है पूरे घर में जो सप्लाई हो रही होती है वो टूट जाती है और परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। जिससे घर में क्या होता है या परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। यानी तारा वहाँ से टूट गया, अब आगे धारा जाएगी नहीं, प्रवाहित होना, धारा बंद होगी। जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। इससे उपकरण क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। मान लो फ्यूज़ नहीं लगा होता और धारा ज़्यादा आ जाती तो क्या होता है, कोई भी उपकरण, टीवी, फ्रिज, हमारा कूलर सब उड़ जाते। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने फ्यूज़ लगाया। जैसी लोड ज़्यादा आया या धारा ज़्यादा आई तो ये क्या होता है, अपने आप उड़ जाता है, तो आगे करंट पहुँच ही नहीं पाता है कि कोई चीज़ ख़राब हो सके। ठीक, अब देखो आगे लिखा है, घरों के परिपथ में फ्यूज़ तार चीनी मिट्टी के फ्रेम में लगाए जाते हैं। पीछे हमने फिगर में बताया था तुम्हें। इस फ्रेम को किटकैट कहते हैं। इस फ्रेम को क्या कहते हैं, किटकैट। इसके दो भाग होते हैं, फ्यूज़ सॉकेट और फ्यूज़ प्लग। ठीक है, फ्यूज़ सॉकेट क्या होता है, नीचे का हिस्सा, और फ्यूज़ प्लग जो ऊपर से हम उसमें लगाते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा फ्यूज़ तार बंधा होता है वो किस में बंधा होता है, फ्यूज़ प्लग में बंधा होता है। ठीक है, फ्यूज़ सॉकेट में नहीं। फिर आगे लिखा है, फ्यूज़ तार फ्यूज़ प्लग में लगाया जाता है। ये फ्यूज़ प्लग में बिल्कुल फिट आ जाता है। ठीक है, जब फ्यूज़ तार जल जाता है तो फ्यूज़ प्लग निकाल कर नया फ्यूज़ तार लगाकर प्लग को सॉकेट में पुनः लगा देते हैं। यानी फ्यूज़ जैसे लोड ज़्यादा पड़ गया, मान लो हमने बताया ना कि या धारा ज़्यादा आ गई, जिससे तो क्या होता है, विद्युत धारा का तार जो है, विद्युत धारा क्यों, फ्यूज़ का तार, सॉरी, फ्यूज़ का जो तार है वो जल जाता है। तो उसको क्या करते हैं हम, उस फ्यूज़ से हम प्लग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उस फ्यूज़ से क्या करते हैं, प्लग को बाहर निकालते हैं और उसमें नया तार बांध देते हैं, नया फ्यूज़ तार, और दोबारा से उसको लगा देते हैं। ठीक है, फ्यूज़ तार की बात हो रही है, सिंपल तार की नहीं। ठीक है, जो फ्यूज़ के अंदर तार बंधा था है, जब वो जल जाता है मतलब लोड के कारण, तो उसको हम क्या करते हैं, उस किटकैट से यानी उस फ्यूज़ से हम ऊपर का हिस्सा जो प्लग कहलाता है उसको निकाल कर उसमें दोबारा से फ्यूज़ तार बांध के दोबारा से उसको लगा देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इस प्रकार उसी किटकैट को बार बार परिपथ में लगाकर धारा को पुनः चालू कर दिया जाता है। जब भी ऐसा होता है तो दोबारा से हम क्या करते हैं, उस किटकैट से या उस फ्यूज़ से हम ऊपर का प्लग का हिस्सा निकाल के उसमें तुम्हारा फ्यूज़ तार बांध के दोबारा से लगा देते हैं और हमारा काम चलता रहता है ऐसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब आगे देखो पढ़ते हैं। अब देखो नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा है, घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज़ की विद्युत धारा लगभग 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर होती है। यानी जो घरों में फ्यूज़ इस्तेमाल होता है उसकी जो तुम्हारे क्या होती है, विद्युत धारा लगभग कितनी होती है उसमें, 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर। तो लिखा था घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज़ की विद्युत धारा लगभग कितनी, 1, 2, 3, 5 और 10 एम्पीयर तक होती है। ठीक है, अब आगे लिखा है, जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति किसी विद्युत स्त्री को 240 वोल्ट पर लगाते हैं, यानी 1 किलोवाट का कोई बल्ब वो है तुम्हारा क्या कहते हैं, 1 किलोवाट का कोई मतलब कोई ऐसा लोड है जो हमने लगा दिया। ठीक है, तो जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति की किसी विद्युत स्त्री को 240 वोल्ट पर लगाते हैं, यानी कोई ऐसा तुम्हारा प्रेस है, ठीक है, जो कितना 1 किलोवाट का है। ठीक, उसको हमने 240 वोल्ट के पोटेंशियल या विभवांतर पे जिसमें हो उस तार में लगा दिया। ठीक है, यानी घरों में देखो सीधी बात ये है, घरों में जो विभवांतर आता है वो 240 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट आता है। ठीक है, तो हमने उसमें जोड़ लगा दिया इसको, है ना, यानी 1 किलोवाट का जो प्रेस था, ठीक है, उसको हमने किस में लगा दिया, घर में जो विभवांतर आ रहा था हमारा 240 वोल्ट का। घरों में हमेशा 220 से 240 वोल्ट ही आता है तुम्हारा पोटेंशियल विभवांतर, जिसे वोल्टेज बोलते हैं। यानी घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, 220 से 240 वोल्ट आता है। ठीक, आप क्या करेंगे, हमें धारा का मान निकालना होता है तो आई बराबर क्या होता है तुम्हारा, आई बराबर क्या होता है, P अपॉन V होता है। आई बराबर क्या होता है, P अपॉन V होता है। आई बराबर P अपॉन V होता है। तो P कितना था तुम्हारा 1000, उसे क्या दिया था उसने, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को हम अगर वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट को हमने वाट में बदला तो कितना, 1000 से गुणा कर देंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। और बटे में कितना, बटे में 240 वोल्ट। ठीक है, इससे धारा का मान निकल आएगा। यानी आई बराबर P अपॉन T। P क्या होता है, विद्युत शक्ति होती है। ठीक है, और V क्या होता है, वोल्टेज या विभवांतर होता है। ठीक है,
तो 1 किलोवाट का कोई मतलब विद्युत शक्ति थी जो मतलब लगी हुई थी तुम्हारी, ठीक है, या प्रेस था तुम्हारा, प्रेस उनसे नाम भी बता दिया है उसे, कि जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति की किसी विद्युत स्त्री को, ठीक है, यानी कि किसी प्रेस को हमने किसमें प्लग में लगा दिया जिसमें 240 वोल्ट का विभवांतर आ रहा था, ठीक। तो जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमें कैलकुलेशन में इन दोनों की कैलकुलेशन से किससे, विद्युत शक्ति से और विभवांतर की कैलकुलेशन से हमें विद्युत धारा 2.54 एम्पीयर मिली। कितनी मिली? 2.54 एम्पीयर मिली, ठीक है। तो जिससे क्या पता चला, उसने ये कहा तो 2.54 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यानी अगर एक प्रेस है जो 1 किलोवाट का या ये कैसे कहते हैं कि 1000 वाट का है, कोई प्रेस कितना है 1000 वाट का है, और उसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है 240 वोल्ट का है, तो क्या होगा, उसमें से कितनी 2.54 एम्पीयर की धारा बहेगी या उसमें चलेगी, ठीक है। यानी उसमें 2.4 की धारा प्रवाहित होगी। अतः इसके लिए क्या होगा, अतः इसके लिए 5 एम्पीयर का फ्यूज प्रयोग करना चाहिए। अब देखो धारा का मान कितना आया 2.5 एम्पीयर, 2.54 एम्पीयर, लगभग 2.5 एम्पीयर के आसपास आया है ना, लगभग कितना आया 2.5 एम्पीयर के आसपास। तो फ्यूज कितना इस्तेमाल करेंगे 5 एम्पीयर का, यानी जितना धारा प्रवाहित होती है किसी उपकरण में उससे दुगुना का फ्यूज लगाते हैं, कि कभी मान लो अगर वोल्टेज बढ़ गया, सॉरी मतलब कभी धारा का मान बढ़ गया, वोल्टेज नहीं मतलब कभी धारा का मान बढ़ गया, तो ये तार तुरंत न जल जाए फ्यूज़ वाला और धारा सप्लाई होती रहे। तो जितनी किसी उपकरण में धारा आ रही होती है, ठीक है, या धारा से तो सेंस करने की क्षमता होती है, उससे अधिक डबल, यानी उससे अधिक मतलब कितना, उसका डबल जस्ट, यानी जितना विद्युत धारा सहने की क्षमता होती है किसी उपकरण में उससे डबल, ठीक है, उससे डबल एम्पियर का हम क्या लगाते हैं, विद्युत फ्यूज़ लगाते हैं, जिससे सही से वर्क करे और बार बार जले ना और बार बार हमें दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा बात यह है कि जितनी किसी उपकरण में धारा सहने की क्षमता होती है, धारा प्रवाहित होती है, उससे डबल एम्पियर का हम फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने फ्यूज़ के बारे में पढ़ लिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।